बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है रीतिकालीन काव्य तथा काव्यांग विवेचन के बारे में बताइए। क्या होता है रीतिकालीन काव्य तथा उस काव्य की विवेचना के बारे में आपको बताना है। ये हिंदी साहित्य का 3rd सेमेस्टर का जो आपका पेपर होगा उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे के सारे आपको करवाने वाला हूं। साथ के साथ इसके नोट्स कहां पर मिलेंगे उसके बारे में आपको बताऊंगा। समझ में आ गया आपको अच्छे से। सबसे पहले आपको एक टारगेट देना चाहता हूं, अपने को 25,000 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं। कितने सब्सक्राइबर पूरे करने हैं भाई? 25,000 सब्सक्राइबरों का जो अपन ने टारगेट ले रखा है, उस टारगेट को अपन को अचीव करना है और आप सब एक एक विद्यार्थी को उस टारगेट को अचीव करने में मदद करनी है। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। साथ के साथ आपको अपने दोस्तों से भी चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और 5 विद्यार्थी जिनका हिंदी लिटरेचर का पेपर है उसको भी ये पेपर शेयर, वीडियो क्लास शेयर कर देनी है। साथ के साथ कोने में जो भी प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए भाई शुरू करते हैं क्लास को। सबसे पहले पेपर की बात करें, जिसमें ये पेपर आपके सामने बता दूं 100 नंबर का पेपर देखने को मिलेगा, जिसमें से आपको 40 अंक लाने होते हैं। कितने अंक लाने होंगे भाई? 40 अंक आपको कुल लाने होंगे और 40 नंबर का आपको पास होने के लिए चाहिए होते हैं। खंड ए, जिसमें अति लघुतरात्मक प्रश्न देखने को मिलेंगे। खंड ए में किस प्रकार के प्रश्न आएंगे भाई? वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। किस प्रकार के प्रश्न? अति लघुतरात्मक प्रश्न देखने को मिलते हैं। 10 नंबर का एक आपके सामने 10 प्रश्न आते हैं। 10 के 10 को करना अनिवार्य होता है। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है। इस प्रकार से आपके सामने 20 प्रश्न देखने को मिलते हैं। पहले प्रश्न की बात करें, रीतिकाल से आप क्या समझते हैं? मतलब रीतिकाल क्या होता है और इससे आपका क्या विचार है रीतिकाल के बारे में, इसके बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, शॉर्ट टाइप प्रश्न है। रीतिकाल क्या होता है? जिसके अंदर भैया एक ऐसा काल था जिसके अंदर काव्य के अंदर व्याकरण की प्रधानता देखने को मिली। किसकी प्रधानता देखने को मिली भाई? आपके सामने काव्य में व्याकरण की प्रधानता देखने को मिलती है, जिसमें आपके सामने छंदों का प्रयोग देखने को मिला, अलंकारों का और रस का प्रयोग देखने को मिला। और ये काल है मुगल काल के समय देखने को मिलता था। समझ में आ गया आपको अच्छे से? अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रीतिकाल के किसी एक प्रमुख प्रवृत्ति के बारे में बताइए। मतलब रीतिकाल में एक ऐसी कौन सी प्रमुख प्रवृत्ति थी जिसके बारे में जो आपके सामने साहित्य में प्रयोग किया जाता था। तो बच्चों, रीतिकाल हुआ करता था ना, इसके अंदर श्रृंगार रस, कौन सा रस? श्रृंगार रस को बहुतायत में प्रयोग किया जाता था। कौन से रस का बहुतायत में प्रयोग किया जाता था? श्रृंगार रस को है वो सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता था, बहुतायत में प्रयोग किया जाता था। व्याकरण का, रसों का और छंदों का भी बहुत अधिक प्रयोग देखने को मिलता था। चलिए भाई अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 3 नंबर प्रश्न की तरफ। रीतिबद्ध काव्य क्या होता है? तो काव्य की अलग अलग प्रकार की चीजें होती हैं। रीतिबद्ध काव्य, रीति सिद्ध काव्य और रीति मुक्त काव्य। काव्य के 3 प्रकार होते हैं। उसमें से काव्य का एक और प्रकार होता है भाई रीति सिद्ध काव्य। तो क्या होता है रीति सिद्ध काव्य? उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट का प्रश्न है, मैं आपको बता देता हूं। एक ऐसा काव्य जिसके अंदर नियम कायदों के हिसाब से क्या किया जाए, काव्य की रचना की जाए, उसको रीतिबद्ध काव्य के नाम से जाना जाता है। किस काव्य के नाम से जाना जाता है? रीतिबद्ध काव्य के नाम से जाना जाता है। अगले वाला प्रश्न है, दोहा छंद का एक लक्षण लिखिए। मतलब जो दोहा छंद होता है ना, उसके बारे में आपको बताना है कि दोहा छंद का क्या आपके सामने लक्षण होता है, कैसे आप पहचानोगे कि ये दोहा छंद है। तो जैसा कि नाम है दोहा छंद, उसी से पता चल रहा है कि 2 पंक्तियों का मेल देखने को मिलता है। किसका मेल देखने को मिलता है? 2 पंक्ति होती हैं, उनका मेल देखने को मिलता है दोहा छंद के अंदर। समझ में आ गया आपको? 2 पंक्तियों का मेल देखने को मिलता है। साथ के साथ 11 से 13 लाइनों का इसमें मात्राओं का प्रयोग देखने को मिलता है। अगले वाला प्रश्न है, छोटे वाला प्रश्न, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा दीजिए। क्या होती है अनुप्रास अलंकार? तो भाई किसी भी वाक्य में कोई एक शब्द की बार बार आवृत्ति होती है, उसको क्या कहा जाता है भाई? अनुप्रास अलंकार के नाम से जाना जाता है ना। चंदू के चाचा ने आपके सामने चंदू की चाची को चम्मच से चटनी चटाई, ऐसा सुना होता ना आपके सामने। तो ये क्या है? च च च वर्ण की बार बार आवृत्ति और ये काव्य में उसको अनुप्रास अलंकार के नाम से जाना जाता है। कौन सा अलंकार होता है भाई? अनुप्रास अलंकार देखने को मिलता है। अगले वाला है, उपमा अलंकार क्या होता है? तो उपमा अलंकार क्या होता है? एक व्यक्ति, काव्य में किसी एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से आप क्या कर देते हैं, अपन
उपमा कर देते हैं, मतलब उसकी उससे तुलना कर दी जाती है, उसको उपमा अलंकार के नाम से जाना जाता है। कौन से अलंकार के नाम से जाना जाता है? उपमा अलंकार के नाम से जाना जाता है। मतलब किसी काव्य में किसी एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से आपके सामने क्या कर दी जाती है, तुलना की जाती है, उसको उपमा अलंकार के नाम से जानते हैं। अगले वाला प्रश्न है, केशव दास किस काल के आपके सामने कवि है? मतलब जो केशव दास है ना, वो आपके सामने किस काल के कवि देखने को मिलते हैं, इसके बारे में आपके सामने आपको बताना है। तो बच्चों, केशव दास किस काल के कवि हैं? रीति काल के। कौन से काल के कवि हैं भाई? रीति काल के आपके सामने कवि देखने को मिलते हैं केशव दास। अगला प्रश्न है, देव कवि के काव्य की एक विशेषता लिखिए। मतलब जो देव कवि होते हैं उनके आपके सामने काव्य की क्या एक विशेषता, उसके बारे में बताना है। तो देव कवि भैया आपके सामने इन्होंने श्रृंगार रस पे साहित्य की रचना की थी, सरल सुगम साहित्य की रचना की, अलंकारों का बहुतायत में प्रयोग किया और भावनात्मक जो साहित्य है उसकी भी रचना इनके द्वारा की गई। अगले वाला प्रश्न है, बिहारी के दोहों की कोई एक विशेषता बताइए। मतलब जो बिहारी है उनके द्वारा दोहों की जो रचना की गई उसके बारे में कोई एक विशेषता आपको बतानी है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई, समझ में आ गया? तो बिहारी के द्वारा जो दोहे लिखे जाते थे वो सरल सुगम भाषा प्रयोग किया जाता था, संक्षिप्त में बहुत अधिक चीजों को बताने का काम करते थे। अगले वाला पॉइंट है, दनानंद किस रस के कवि माने जाते हैं? तो बच्चों, दनानंद को श्रृंगार रस का कवि माना जाता है। कौन से रस का? श्रृंगार रस का कवि माना जाता है। उसमें भी वियोग श्रृंगार रस। कौन सा रस? वियोग श्रृंगार रस का आपके सामने उसको कवि माना जाता है। किसको? धनानंद को। तो समझ में आ गया आपको, जितने भी वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है, उसको मैंने पढ़ा दिया। खंड ब में आपके सामने लघुत्तरात्मक प्रश्न देखने को मिलते हैं। यूनिट फर्स्ट से 2 प्रश्न आएंगे, यूनिट सेकंड से 2 आएंगे, यूनिट 3 से 2 आएंगे, यूनिट 4 से 2 आएंगे। ऐसे 2-2 प्रश्न देखने को मिलेंगे। कोई एक प्रश्न आपको करना होता है। प्रत्येक प्रश्न 10 नंबर का देखने को मिलता है और 4 प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो 40 अंकों के कुल आपके सामने अंक भार देखने को मिलता है और प्रत्येक प्रश्न का 100 शब्दों में आपको उत्तर देना है। समझ में आ गया? चलिए भाई, रीति काल की पृष्ठभूमि एवं आपके सामने प्रमुख प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए। पहला प्रश्न है यूनिट फर्स्ट से, रीति काल की पृष्ठभूमि से। रीति काल की पृष्ठभूमि क्या है और उसकी प्रमुख प्रवृत्तियां क्या, उसके बारे में आपको वर्णन करना है। तो क्या है भाई रीति काल की पृष्ठभूमि और उसकी प्रमुख प्रवृत्तियां क्या है, उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगले वाला प्रश्न है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध व रीति मुक्त काव्य धाराओं को संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। तो रीतिबद्ध काव्य क्या है, रीति सिद्ध काव्य क्या होता है और रीति मुक्त काव्य क्या होता है, काव्य धाराएं क्या होती है, उसके बारे में आपको संक्षिप्त में बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कैसा प्रश्न है भाई? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त काव्य धाराएं क्या होती है, उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। चलिए, यूनिट नंबर सेकंड है जिसमें छंद और अलंकारों का प्रयोग होता है। किसका? छंद और अलंकारों का प्रयोग देखने को मिलता है। क्या प्रश्न है? दोहा, चौपाई और छोटा जो सोटा छंद के लक्षणों के बारे में उदाहरण सहित बताइए। मतलब दोहा क्या होता है, सोठा क्या होता है, चौपाई छंद क्या होते हैं, उसके लक्षण क्या होते हैं, उनको आपको उदाहरणों के सहित बताना है। क्या करना है? दोहे के बारे में अच्छे से बताओ। दोहे मतलब 2 पंक्तियों का कोई आपके सामने जो गद्य लिखा जाता है उसको दोहा कहा जाता है। चौपाई को आपको 4 पद्यों में लिखा जाता है। सोठा में आपके सामने दोहे से एकदम उल्टा होता है। समझ में आ गया? इनके लक्षण भी बताने और एक एक उदाहरण अगर आपको याद है तो वो भी बता देना है। चलिए भाई, अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उपमा, रूपक व उत्प्रेक्षा अलंकारों के बारे में बताइए। मतलब उपमा अलंकार क्या होती है, रूपक अलंकार क्या होती है और उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होती है, उसके बारे में बताना है। उनके लक्षणों को उदाहरण के साथ बताना है। क्या करना है? उनके जो जितने भी लक्षण है उसको उदाहरण सहित बताना है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इकाई 3 की बात करें जिसमें देव से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। देव कवि को साहित्य परिचय देते हुए उनके पदों की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताइए। मतलब जो देव कवि हैं, कौन से कवि भाई? देव कवि के द्वारा जो साहित्य लिखा गया ना, उसकी क्या विशेषताएं हैं भाई? देखो, देव कवि के द्वारा जितना भी साहित्य लिखा गया ना, उसमें आपके सामने अलंकारों का बहुत प्रयोग किया गया है। रीति सिद्ध कवि, जो रीति काल के कवि हुए हैं, श्रृंगार रस पे इन्होंने साहित्य की रचना की है। और श्रृंगार रस में भी कौन सा साहित्य? संयोग श्रृंगार। कौन सा? संयोग श्रृंगार रस का साहित्य लिखा है, जिसके अंदर आपके सामने
इनके साहित्य के अंदर आपके सामने नायक व नायिका का प्रेम साफ रूप से झलकता है। सरल सुगम शब्दों का प्रयोग किया है। अत्यधिक अलंकारों के प्रयोग के कारण क्या हुआ भाई, आपके सामने भावनात्मक दृष्टिकोण कम दिखाई पड़ता है। चलिए, देव के काव्य में श्रृंगार रस का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। मतलब जो देव हैं आपके सामने, उनके द्वारा जो काव्य की रचना की गई उसमें श्रृंगार रस के बारे में आपको बताना है कि उनके द्वारा जो श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया वो आपके सामने कितना था और कितनी उसका क्या दृष्टिकोण था। अगले वाला, भूषण बिहारी व धनानंद के बारे में बताना है। बिहारी के दोहों की काव्यगत विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मतलब बिहारी के द्वारा जो दोहे लिखे गए उनकी क्या काव्यगत विशेषताएं हैं उसके बारे में वर्णन करना है। मतलब बिहारी के द्वारा जो भी दोहे लिखे गए उनकी क्या प्रमुख विशेषताएं हैं उसके बारे में आपको बताना है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगले वाला प्रश्न है, धनानंद के कवित्व में प्रेम भावना का विवेचना कीजिए। तो धनानंद के द्वारा जितने भी जो कविताओं का प्रयोग किया गया उसमें प्रेम भावना के बारे में आपको विस्तार से बताना है। उनके द्वारा किस प्रकार की प्रेम भावना दिखाई पड़ती है। तो ये थे आपके सामने यूनिट नंबर 4 से इंपोर्टेंट प्रश्न। खंड 6 की तरफ बढ़ते हैं जिसमें दीर्घकालीन उत्तरीय प्रश्न है। किस प्रकार के प्रश्न है? दीर्घकालीन प्रश्न देखने को मिलते हैं। 4 प्रश्न आते हैं यूनिट 1, 2, 3, 4 किसी से भी आ सकते हैं। उसमें से कोई 2 प्रश्न आपको करने होते हैं और 300 शब्दों में उनका उत्तर देना होता है। आपको कोई 2 प्रश्न करने होंगे 300 शब्दों में। रीतिकाल के प्रमुख काव्य की प्रवृत्तियों के बारे में विस्तार पूर्ण विवेचना कीजिए। मतलब रीतिकाल में कौन कौन सा आपके सामने साहित्य है उसकी रचना की जाती थी उसके बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताना है। क्या बताना है? रीतिकाल में किस प्रकार के साहित्य के प्रयोग किया जाता था उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। केशव दास के काव्य की आलोचनात्मक अध्ययन कीजिए। मतलब केशव दास के द्वारा जो साहित्य की रचना की गई उसके बारे में आपको आलोचनात्मक अध्ययन करना है, बढ़ाई भी करनी है और उसमें कमियां भी निकालनी है। बिहारी के रत्नाकार के आधार पर बिहारी के काव्य सौंदर्य की रचना कीजिए। मतलब बिहारी रत्नाकार के आधार पर बिहारी के काव्य सौंदर्य के बारे में आपको विस्तार से बताना है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। लास्ट प्रश्न है, रीतिकालीन काव्य में श्रृंगार रस की भूमिका पर प्रकाश डालिए। मतलब रीतिकालीन काव्य में श्रृंगार रस की क्या भूमिका है इसके बारे में विस्तार से आपको बताना है। ये थे आपके सामने जो आपका पेपर होने वाला है रीतिकालीन काव्य एवं काव्यांग विवेचना, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे आपको बता दिए। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।